नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में ऑनलाइन सट्टे पर सीएम बघेल ने दिया बयान। कहा, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टे का नहीं है कोई ऑफिस, पर पुलिस ऐसे लोगों पर कर रही कार्रवाई। रायपुर में मलकीत सिंह गेदू को मिली बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस कमेटी में संगठन और प्रशासनिक के बने प्रभारी। सांसद दीपक बैज ने की नियुक्ति। रायपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने की प्रेस वार्ता। सीएम बघेल पर साधा निशाना। कहा, सीएम केंद्र के काम पर क्रेडिट लेने की कर रहे कोशिश। रायपुर में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी के घोटालों की जांच क्यों नहीं कर रही ईडी। नारायणपुर में कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। मौके पर तमाम ग्रामीण रहे मौजूद। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऑनलाइन सट्टे पर कहा है कि यह ऑनलाइन सट्टा वालों के ऑफिस छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन उसमें शामिल लोगों पर छत्तीसगढ़ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। अभी ऑनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं। और 30 मार्च 2022 को पहला एफआईआर दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह, और करीब 72 प्रकरण दर्ज हुए छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा, और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई है। और अभी तक के 191 लैपटॉप, 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए। 41 लाख से अधिक नकदी, 1.5 करोड़ रुपए से अधिक सामग्री जब्त की गई। 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, करीब 1000 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया। 200 से अधिक एटीएम कार्ड जब्त किए गए। तो राज्य सरकार की ओर से भरपूर कार्रवाई की गई है। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज के करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मलकीत सिंह गेदू को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन और प्रशासनिक दोनों का प्रभार दे दिया गया है। बता दें कि उनकी ये नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने की है। वहीं अपनी इस नियुक्ति के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सांसद दीपक बैज का आभार व्यक्त किया है। खबर रायगढ़ से है, जहां विधायक चक्रधर सिदार ने अपना जन्मदिन स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के साथ अपनी विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र ग्राम अडबहाल में मनाया। और इस दौरान विधायक ने कहा कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं स्कूली बच्चों और अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण और कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ अपना जन्मदिन मना रहा हूं। तो बहुत खुश हूं कि हमारे रायगढ़ विकासखंड के परिसीमन क्षेत्र के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अगुवाई में मोर जन्मदिन मनाया गई से मैं उमल्ला दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मोला पूरा विश्वास है कि आने वाला समय में जिस तरह से विधानसभा में समर्थन मिला थे, आज परिसीमन में अभी मनाए जाते थे, 3 बजे कमनार में विकासखंड में मनाया जाए और शाम के लैलुआ विधानसभा में पूरा कांग्रेस परिवार के मोर जन्मदिन मनाया जाते हैं। मैं पूरा विधानसभा के सभी मतदाता कांग्रेस परिवार के सभी साथी मल्ला मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमला बहुत खुशी होते आज हमारे विधायक जो हैं चक्रधर सिदार जी हमला एक खुशी मनाए और मौका दी, पर हम विधायक जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमला बहुत खुशी लगी, हमार पूरा कार्यकर्ता और हमार पूरा टीम ला खुशी लगी। भले ही अगले 4 साल नहीं मनाए,
2 साल तो कोरोना रही और अगले साल भी हमार योजना रही यहाँ मनाए के, लेकिन कार्यक्रम हमार माने प्रदेश कांग्रेस अति व्यस्त रही कि ओखनी झंडा यात्रा हमार चलत रही और बहुत हमन बिजी रहे ओकर बाद कार्यक्रम नहीं कर पाए और बरसात लगातार करत रही। तो इधर हमन सुझाव दें विधायक जिला कि जन्मदिन आपके अच्छा से मनाया जाए। हमन तीनों ब्लॉक अध्यक्ष भी विचार करें और इसला तीनों जगह में आयोजन करें। छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसी बीच सीएम भूपेश की चिट्ठी को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ओपी चौधरी ने कहा कि सीएम बघेल चिट्ठी लिखकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इस चिट्ठी से उजागर हो रहा है कि केंद्र सरकार धान खरीद रही है। ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की चिट्ठी से ये उजागर हो रहा है कि एफसीआई समर्थन मूल्य के तहत धान की खरीदी करती है और इसके साथ ही कहा कि बोरी के दाम को भी हैंडलिंग चार्ज के रूप में एफसीआई प्रदान करती है। ये एफसीआई की वेबसाइट में स्पष्ट लिखा हुआ है। केंद्र सरकार के कोटे के चलते ही राज्य सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी और लक्ष्य रखा है। नकली सरकार और नकली मुख्यमंत्री क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने अनर्गल आरोप तो लगाए हैं, इतना पैसा बचा है, इतना पैसा दे दो, ये वो सब बातें लिखी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चिट्ठी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वीकार कर लिया है कि केंद्र की सरकार धान खरीदी में कितना बड़ा योगदान देती है। पहले ये बोलते थे कि केंद्र की सरकार का कोई रोल नहीं है, ये है वो है, जनता को भरमाने का, उलझाने का, झूठ बोलने का काम ये लोग पहले करते थे। लेकिन इस चिट्ठी से पूरी तरह से उजागर हो चुका है। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जनता के बीच जा करके, किसान चौपाल लगा करके हम बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए कितने बड़े मात्रा में धान से बने चावल का उपार्जन करके कितनी बड़ी राशि प्रदान करी है। छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और रमन सरकार में हुए घोटालों की जांच की मांग की, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जहां शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों को उतारा गया है। सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से घबराई बीजेपी दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के निर्वाचित नेता कारोबारी के बाद अब किसी भी स्तर के लोगों पर ईडी दबाव बना रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यालय में हुए हजारों करोड़ के घोटालों की जांच नहीं की जा रही है। इसके विरोध में हम एकजुट होकर ईडी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लोग छापा मार रहे हैं और फर्जी तरीके से किसी के यहां भी जाकर जांच कर रहे हैं। कोई आधार नहीं है ईडी का छापा मारने का या जांच करने का। केवल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ में ईडी और इनकम टैक्स काम कर रही है। हम लोगों की मांग है कि 2003 से लेकर 2018 तक जो भाजपा के कार्यकाल में नान घोटाला हुआ, ओडीएफ का घोटाला हुआ और रतन जोत का घोटाला हुआ, इन घोटालों की भी जांच, रमन सिंह के कार्यकाल की जांच ईडी क्यों नहीं कर रही है? ये क्या जो लोग राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस में रह के या अन्य पार्टी में रह के, जब तक के वो ब्लैक मनी उनके पास में रहती है, मगर वो जैसे ही भाजपा में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, वो वापस व्हाइट हो जाते हैं। तो ये चीजों का सवाल को लेकर आज हमने ईडी कार्यालय का हमने घेराव किया है। खबर नारायणपुर से है, जहां जिला और सत्र न्यायाधीश कोंडागांव के मार्गदर्शन पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला रखी गई, जहां महिला संरक्षण अधिकारी किरण नेलवाल चतुर्वेदी द्वारा अधिनियम के प्रावधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मौके पर तमाम अधिकारी और लोग मौजूद रहे।
खबर नारायणपुर से है, जहां कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगों और समस्याओं संबंधी आवेदनों का निराकरण करने के लिए निर्देश दिए। जहां महिला स्वयं सहायता समूह डुमरत तराई द्वारा गोठान से मुर्गी पालन सहित अन्य समस्याओं का समाधान किया गया। खबर रायपुर से है, जहां ग्राम पंचायत तेंदुआ से श्री तेंदेश्वर नाथ मंदिर से अकोला धाम तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। जहां यात्रा में धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने शामिल होकर आशीर्वाद लिया और क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही कहा कि सभी कावड़ यात्रा में शामिल होने वाले भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं और जिनको भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खबर बसना से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक बार फिर महासमुंद साइबर सेल और साकरा थाना पुलिस ने 30 लाख रुपए के अवैध गांजे से भरी एक कार को जब्त करते हुए एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी गांजे को कार के दरवाजे, डिग्गी और बोनट के अंदर छुपा कर ले जा रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। रायपुर के गुरु घासीदास प्लाजा से गिरोधपुरी धाम तक प्रगतिशील सतनामी समाज के द्वारा सतनाम संदेश यात्रा निकाली गई। जहां यात्रा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष पंकज शर्मा शामिल हुए और गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही समाज की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर पंकज शर्मा ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी का संपूर्ण जीवन मानव सेवा के प्रति समर्पित रहा है। उनके द्वारा दिए गए संदेश हमेशा हमें याद रहेंगे। खबर डोंगर गांव से है, जहां अवैध मिट्टी खदान के विरोध में कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों ने राजनाथ गांव डोंगर गांव मार्ग में चक्का जाम कर दिया। जहां लगभग 3 घंटे से स्टेट हाईवे में गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। मौके पर लोगों ने बताया कि 6 महीने से इस अवैध खदान को बंद करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज दिनांक को चक्का जाम करने का मेन उद्देश्य यही बना कि कलेक्टर साहब ने हमको इसके लिए हम लोग कलेक्टर से भी परमिशन लिए थे। उसने उस समय भी हमको आश्वासन दे दिया कि 2 से 3 दिन का समय दिया जाए, हम कोई भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस समय सभी की जगह सूचना पहुंचाए थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज फिर से हमको चक्का जाम में उतरना पड़ा। ये हम लोग चक्का जाम किए हैं कि वो खदान हमको पूरी तरह से हमको बंद चाहिए। वो उसमें बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं होना चाहिए। क्या परेशानी हो रहा है? पानी का परेशानी हो रहा है सबसे बड़ी बात, क्योंकि परेशानी हम महिलाओं को होता है, बच्चों को होता है, आदमियों को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमको प्रॉब्लम है। बहुत समय से चल रहा है ये। आप लोगों ने 3-4 दिन पहले भी आंदोलन किया, क्या कारण है? क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं उन लोग गुरुवार को आए थे तो हमसे ना समय मांगे थे, थोड़ा बहुत समय दो हमको सोचने का कि क्या कर सकते हैं आगे, जो भी है कार्रवाई करेंगे करके, बाकी हमारा कोई भी मतलब कार्रवाई हुआ नहीं है। खबर डोंगरगांव से है, जहां गायत्री आश्रम चांदो में निर्मित श्री राम स्मृति उपवन का लोकार्पण कार्यक्रम 27 अगस्त को अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज के केंद्रीय प्रतिनिधि योगेंद्र गिरी, सांसद संतोष पांडे के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। जहां सुबह 5 कुंडीय यज्ञ के साथ लोकार्पण समारोह प्रारंभ हुआ, जिसके बाद शांतिकुंज प्रतिनिधि के द्वारा धर्म ध्वजारोहण करके उपजोन स्तरीय कार्यकर्ता संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ, जहां करीब 5000 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल 1 दिवसीय दौरे पर सागर पहुंचे, जहां वह खुरई में बीते दिन घाटी घटना के पीड़ित से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। वहीं सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हर रोज दलितों पर अत्याचार हो रहा है। खुरई में बीजेपी के कार्यालय में एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया और उसके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। हम चाहते हैं कि जिन आरोपियों का पीड़ित परिवार नाम बताए, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी।
जिस प्रकार से उनके घर की स्थिति है, किस प्रकार से पूरा मकान उनका तोड़ दिया है, पूरे सामान उनके फेंक दिए हैं, जिस प्रकार से पक्षी के बारे में और घोड़े के बारे में बताया, किस प्रकार से उनकी माताजी से हम मिले लड़के की, उनकी माताजी का हाथ टूटा हुआ है और वहां पे उनकी बिटिया ने बताया कि उनकी माताजी के साथ किस प्रकार से निर्वस्त्र किया गया। हमारी मांग है कि दोषी जो भी हो, किसी भी जाति का हो, हमको उसमें नहीं जाना, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम है प्रशासन को ठीक तरह से चलाना। अब तो ये काम सरकार का रहता है, सरकार के मुखिया का रहता है। बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, किस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा किस प्रकार से आदिवासी भाइयों बहनों के ऊपर, दलित हमारे भाइयों बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर ये सारी चीजें चल रही है। हमारी मांग है कि इस परिवार को न्याय दिया जाए और जो दोषी हैं वो परिवार में जो बिटिया बता रही है कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में नहीं लिखे जा रहे हैं उनके नाम एफआईआर में लिखे जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तो सरकार जिम्मेदार है, इनके गुंडे इतना सर चढ़ के बोल रहे हैं कि उनको कोई बेलगाम है, चाहे जो करने के लिए उनका जो आत्मबल इतना बढ़ा के रखा है सरकार ने। वो सरकार के जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, उनके नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इतना आतंक है उनका कि निर्विरोध सरपंच और जनपद सदस्य बने हैं। आप जिस तरह से अभी बात आ रही थी कि उनके इतना दबंगियाई उनकी चलती है कि कोई बोल नहीं सकता, उस परिवार के प्रति रिपोर्ट कौन लिखेगा। वो 2019 के बाद किस तरह से उनके परिवार को और अन्य पूरे वहाँ जो और भी जो उनसे बातचीत जो होती है अन्य समाज के लोगों को कैसे दबा के रखा जा रहा है, आप वहाँ जाएंगे तब आपको वहाँ स्थिति पता लगेगी। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जो संवैधानिक उनको न्याय की व्यवस्था है, जो न्याय के रास्ते हैं उनको उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात है हम लोगों की। खुरई की बड़ौदिया नौनगिर में दलित युवक की पीट कर हुई हत्या के मामले को कांग्रेस लगातार चुनावी वर्ष में आए इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है, जहां घटनाक्रम के आक्रोश के रूप में युवक कांग्रेस के बैनर तले भगवानगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया गया और नैतिकता के आधार पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के इस्तीफा की मांग उठाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेसियों ने लगातार आदिवासी अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हो रही घटना पर बीजेपी सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान पुतला दहन को लेकर कांग्रेसियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति भी बन गई है और जहां पर पुतला में आग लगाते ही पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर उसको बुझा दिया। वहीं युवक कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 2-3 दिन पहले खुरई में बड़ौदिया में एक घटना हुई है जिसमें हमारे अहरवार समाज के एक व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जो अपने आप को तानाशाह के रूप में यहाँ पर पेश कर रहे हैं और सागर के लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि कोमल सिंह ठाकुर, विक्रम सिंह ठाकुर और उनके अन्य साथियों ने बर्बरतापूर्वक एक हमारे अहरवार समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी और उसकी मां को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया है। आज भारतीय जनता पार्टी जहां स्वच्छता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इन मंत्रियों के प्रतिनिधि एक तरफ भोपाल में आपने देखा होगा कि आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। वो घटना ही अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि खुरई में भूपेंद्र सिंह मंत्री उनका गृह क्षेत्र है, वहां पे हमारे अहरवार समाज की एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है और हमारे एक नवयुवक की हत्या कर दी गई है। आज 3 से 4 दिन होने वाले हैं, दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोंडागांव में कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम अपने विधानसभा कोंडागांव का धुआंधार दौरा करते हुए ग्रामीणों को कासा कार्यों की सौगात दी। ग्राम पंचायत उमरगांव बूनागांव पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, साथ ही वनाधिकार पत्र का भी वितरण किया। वहीं मितानिनों की मांग पर मितानीन भवन की भी लोकार्पण की गई, जिससे लेकर मितानियों ने मंत्री मोहन मरकाम का आभार जताया।
बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र ग्राम गाताडीह में बीते दिनों हुए विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में लगभग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के उचित मूल्य के संचालन विनोद जायसवाल के खिलाफ डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उसके द्वारा किए गए बेजा कब्जा को मुक्त करवाने की मांग की है। साथ ही विधायक चंद्रदेव राय पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि 21 अगस्त को शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन और गांव के ही ईश्वर श्रीवास के बीच राशन को लेकर विवाद हुआ था। मारपीट में ईश्वर श्रीवास बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीण ने 26 अगस्त को मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सरसीवा थाने का घेराव भी किया था। बाद में सरसीवा पुलिस द्वारा मारपीट करने वाले एक आरोपी को उसी रात पकड़कर जमानत पर छोड़ दिया गया। घटना से नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बिलाईगढ़ विधायक पर आरोपियों को साक्ष्य देने का आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है सोसाइटी में गड़बड़ी से संबंधित है और सोसाइटी में मारपीट हुआ है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। जब मारपीट हुआ है तो इसके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई के लिए एसपी साहब को लिखेंगे, थानेदार को भी बताएंगे और जो दोषी है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राशन दुकान के मामले में अभी मैं फूड ऑफिसर को निर्देश करूंगा, इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर को भी निर्देश की जाएगी, छानबीन करेगा और छानबीन के पश्चात यदि दोषी पाया जाएगा तो उसको निलंबित करेंगे दुकान को और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे जो दुकान का संचालक है। रायपुर में महापौर एजाज जेबर ने जोन कमिश्नर, निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की। इस दौरान महापौर ने निगम के अधिकारियों को डेंगू से बचाव के लिए सफाई के साथ दवा छिड़काव के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि एसएसजी की महिलाएं घर घर जाकर सर्वे करेंगी और जहां भी गंदा पानी जमा हो वहां सफाई करवाएंगी। युद्ध स्तर निगम डेंगू के बचाव के लिए प्रयासरत रहेगा। नगर निगम अब युद्ध स्तर पर डेंगू से बचाव के लिए दवा के छिड़काव करेगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। कि लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों में सावधानी की जरूरत है, लोगों में साफ सफाई की जरूरत है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि शहर में डेंगू फैला है, मगर ये ऐसा नहीं फैला है जिस तरीके से इतना बताया जा रहा है। हम लोगों को सावधानी की जरूरत है, इसलिए हमने एक हफ्ता टोटल हमारे सब काम को साइड करके पूरा का पूरा अमला हम अब इसमें डेंगू में भिड़ेंगे। हमारे पूरे नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, हमारे पूरे जितने भी पार्षद जन हैं, सब लोग अभी डेंगू पे एक हफ्ते तक काम करेंगे। जनता से अपील भी करता हूं कि जिस तरीके से अभी डेंगू ने अपना शहर, अपना पैर यहां पर पसारा है, हम लोगों को सावधानी की जरूरत है। लगातार डेंगू को लेकर ये इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि रायपुर शहर में डेंगू ने अपना पैर तो फैलाया है। भिलाई और दुर्ग में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पाए गए, वहां वाकई में डेंगू फैला है। जो अपना इलाज कराने, उपचार कराने रायपुर शहर में आते हैं, उनकी वजह से यहां पर भी हमारा शहर भी इफेक्टेड हो रहा है। वहां वाकई में मरीज मिल रहे हैं, यहां अभी अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के अफवाह ज्यादा है, मरीज कम। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ ईडी, आईटी के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी वजह से हमारी सरकार को डराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीसीसी चीफ ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जन घोषणा पत्र की प्रारंभिक बैठक हो चुकी है, कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ सुझाव भी आए हैं। वहीं कहा कि अगर हमारे प्रभारी को लगेगा कि संभाग मुख्यालय में जाकर कुछ चर्चा करनी चाहिए तो वो भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार कहते आ रहे हैं कि वो चुनाव मैदान में कहीं पे भी नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रल एजेंसी ईडी और आईटी के दम पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और इसी वजह से हमारी सरकार को डराने का, बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो इससे कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कल भी उन्होंने कहा कि हम लोग चिटफंड घोटाले और अन्य एक दो मुद्दों को लेकर ईडी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है जांच करने के लिए। जांच तो कर नहीं रहे। इन सब मुद्दों को लेकर एक तरफा कार्रवाई, दबावपूर्ण कार्रवाई, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक में तो आप पहले टिकट बांट देते हो, फिर पर्यवेक्षकों की टीम आप भेजते हो, इससे क्या फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? आप तो लगातार देख रहे हैं विरोध हो रहा है हर विधानसभाओं में,
उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे, इस्तीफा दे रहे, बहिष्कार कर रहे, तो टिकट देने के बाद पर्यवेक्षक अगर जाके पूछेंगे टिक बटा है कि नहीं, तो अगर वो बोलेंगे टिक नहीं, विरोध हो रहा है, टिक नहीं बटा है, तो क्या उस जगह आप चेंज करेगी भारतीय जनता पार्टी? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।